गुड इवनिंग बच्चों, हमारे छात्रों। आज हम पढ़ेंगे जो हमने मानव स्वास्थ्य एवं रोग का पहला चैप्टर आपको पढ़ा दिया था। पहला वाला पार्ट में हमने ये देखा था कि स्वास्थ्य किसे कहते हैं, स्वास्थ्य को हम अच्छा कैसे रख सकते हैं, ठीक है ना। इन सब के बारे में हमने चर्चा कर लिया था। भाई आप लोग हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ताकि और भी चीज लोगों तक ये क्या हो सके, पहुंच सके, ठीक है ना। चलिए आज देखेंगे हम इसका पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पार्ट सेकंड को हम देखते हैं। पार्ट सेकंड में हम ये देखेंगे, जैसे पार्ट फर्स्ट में हमने ये देखा था कि स्वास्थ्य की परिभाषा क्या थी, और इसमें देखेंगे कि रोग क्या होता है, ठीक है ना। स्वास्थ्य पढ़ लिया तो रोग को भी पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। रोग, जब शरीर या शरीर का कोई अंग, ठीक है ना, सामान्य रूप से कार्य न करे और उसमें अवरोध या व्यवधान उत्पन्न होता है, उसी को हम रोग कहते हैं। जब शरीर या उसके अंग के सामान्य प्रकार्यों में कोई अवरोध उत्पन्न हो जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम कहते हैं रोग। याद रखिएगा, यहाँ पर जो सामान्य प्रकार्य है मतलब शरीर के जितने अंग होते हैं, हर अंगों का अलग अलग कार्य होता है। तो जब हर अंग अलग अलग कार्य नहीं करेगा, उनमें कोई विकार उत्पन्न होगा, तो उसी को हम क्या नाम देते हैं, क्या कहेंगे, उसी को हम रोग। एक और इसका हम डेफिनेशन पढ़ते हैं दो। देखिए, ये जो चीजें हमने आपको पढ़ा रहा हूं, ये चीजें आपके यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड हालांकि इंग्लिश में होगा, लेकिन जब आप इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन इससे बनता है, ठीक है ना। तो इसलिए आप मानव स्वास्थ्य एवं रोग, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमको क्या करना है, हमारे बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाएगा तो इसलिए, क्योंकि इसलिए पढ़ना है, ऐसा नहीं है। हमको इसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है, कौन सा रोग होता है, कौन सा रोग किस अंग को कुप्रभावित करता है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। कुपोषण, कुपोषण आनुवंशिक अव्यवस्था, रोगाणुओं द्वारा संक्रमण या अन्य किसी कारणवश शरीर के शारीरिक, क्रियात्मक या मानसिक दशा में व्यवधान या विकार उत्पन्न होना रोग कहलाता है। इसमें देखिए कुछ शब्द आए, जैसे कुपोषण, जैसे जो पोषक तत्व हैं उनका न मिल पाना, और आनुवंशिक अव्यवस्था, जो आनुवंशिक, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, आनुवंशिक पदार्थ है, उसमें कुछ अव्यवस्थाएं आ जाएं, वो भी सामान्य रूप से कार्य न करें, तब पर भी व्यवधान या रोग उत्पन्न हो सकता है, ठीक है ना। तो इन्हीं चीज को क्या करते हैं हम, इन्हीं को हम रोग कहते हैं। देखिए, रोग जितने भी शरीर के अंदर, किसी भी शरीर में, किसी भी जीव के शरीर में जितने भी रोग होते हैं, सारे रोगों का, जितने भी संपूर्ण रोग का जो होता है वो लक्षण एक विशिष्ट होता है, एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है किसका, सभी रोगों का। कारण क्या है ऐसा, अगर ऐसा ना हो तो हम इससे रोगों की पहचान भी नहीं कर सकते और न ही उसके अस्वस्थता का पता लगा सकते हैं मानव के, ठीक है ना। तो रोगों की पहचान करना और अस्वस्थता का पता लगाना कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके लिए रोगों का जो एक लक्षण होता है उसको हम विशिष्ट लक्षण कहते हैं। याद रखेंगे, जो ये रोग होते हैं, ये रोग दो तरह के होते हैं, ठीक है ना। रोगों को जब हम प्रकार देखेंगे तो कहेंगे रोग हमारा क्या होता है, हमारा रोग नहीं, ऐसे कहेंगे कि रोग क्या होता है, दो तरह का होता है। एक को बोलते हैं हम जन्मजात रोग या आनुवंशिक विकार, और एक को बोलेंगे हम उपार्जित रोग या एक्वायर्ड डिजीज। इसको हम बोलेंगे कॉग्निशियल और जेनेटिक डिसऑर्डर। अब देखेंगे जो जन्मजात रोग या आनुवंशिक विकार है, इसको पढ़ेंगे, फिर इसको देखते हैं। आइए देखते हैं क्या होता है कि जन्मजात रोग। देखिए, ऐसे रोग, यह रोग आनुवंशिक अव्यवस्था के कारण, किसकी बात कर रहे हैं, पहला जो हमने देखा जन्मजात रोग या आनुवंशिक विकार, यह रोग क्या होता है, आनुवंशिक अव्यवस्था के कारण होते हैं। आनुवंशिक, जैसे क्या होता है कि आनुवंशिक पदार्थों में किसी भी प्रकार की कोई भी क्या आ जाए, दिक्कतें आ जाएं, तो भी ऐसा होता है। जैसे डीएनए गुणसूत्रों में हो जाए कोई भी अव्यवस्था या कोई भी व्यवधान उत्पन्न हो जाए तो भी ऐसा होता है, ठीक है। दूसरा देखिए, ये जो जन्मजात जो रोग होते हैं ये पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते हैं। वंशागत का मतलब क्या होता है, स्थानांतरित होना, एक
वंश से दूसरे वंश में क्या होना, स्थानांतरित होना, इसी को हम वंशागत कहते हैं। याद रखेंगे ये रोग शिशुओं को जन्म से ही क्या होते हैं, मिलते हैं, जो उपापचय के त्रुटियों के रूप में प्रकट होते हैं। ठीक है ना। देखिए ये जो जन्मजात रोग होता है, जैसे इस जन्मजात रोग का हम देख सकते हैं कि कोई भी इसका कारण हो सकता है। इसका कारण कोई रसायन हो सकता है, इसका कारण कोई विकिरण हो सकता है, इसका कारण कोई रेडिएशन हो सकता है, जैसे एक्स रेज हो सकते हैं, गामा रेज हो सकता है और बीटा रेज हो सकता है। ये सब भी, जैसे आपको पता होना चाहिए कि परमाणु बम हमले के द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी में, ठीक है ना, वहां पर जब बम गिराया गया था, उसका कुछ न कुछ परिणाम आज भी दिखता है। लूले लंगड़े पैदा होते, कारण क्या है, वहां जो एक सामान्य हाथ पैर बनाने वाला अनुवांशिक पदार्थ होता है, उसमें क्या होता है, दूसरी कोई क्या आ जाती है, विकार आ जाता है। अनुवांशिक पदार्थ का जो सीक्वेंस, जो क्रम होता है, वो चेंज हो जाता है, जिस कारण क्या होता है, अनुवांशिक विकार या अनुवांशिक रोग उत्पन्न होते हैं। देखेंगे अनुवांशिक रोग में एक पहला है, कुछ हम बहुत सारा पढ़ेंगे लेकिन यहाँ पर कुछ उदाहरण हम देखते हैं। जैसे पहला है, एक हम बोलते हैं इसको फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया ये एक ऐसा रोग है जो शरीर में प्रोटीन, जब शरीर क्या करता है, प्रोटीन पचाने की क्षमता को क्या करता है, लॉस कर देता है, या प्रोटीन पचाने की क्षमता को क्या कर देता है, कम कर देता है, उसके पास क्षमता नहीं रहती प्रोटीन पचाने की, तो इस रोग को क्या बोलते हैं, फिनाइल कीटोन्यूरिया कहते हैं। याद रहे ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन की जबकि कोई शरीर प्रोटीन नहीं पचा पा रहा है, तो यदि उसको प्रोटीन अत्यधिक मात्रा में दे दिया जाए तो इससे ब्लड नहीं, इससे ब्रेन हेमरेज या ब्रेन डैमेज होने के खतरा ज्यादा क्या हो जाता है, हो जाता है। याद रखेंगे जिसको फिनाइल कीटोन्यूरिया नामक रोग होता है, उसको एक दिन में 4 ग्राम से ज्यादा, कितना, 4 ग्राम से ज्यादा उसको शुगर नहीं दिया जाता दिन भर में, केवल 4 ग्राम। इससे ज्यादा देंगे मतलब अगर शरीर के अंदर प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हुई तो ब्रेन क्या हो सकता है, खराब हो सकता है या डैमेज हो सकता है, जिससे रोगी की मृत्यु हो सकती है। देखिए ये जो फिनाइल कीटोन्यूरिया रोग है, ये बहुत रेयरेस्ट केस होता है, ये सभी में नहीं पाया जाता। ठीक है ना, कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है। ये रोग जैसे आपको पता होना चाहिए कि मधुमेह होता है, डायबिटीज जिसे हम कहते हैं, ठीक है, तो मधुमेह में शर्करा उपापचय असामान्य हो जाता है, मतलब उसमें क्या होता है, जो इंसुलिन हार्मोन्स होता है वो बन नहीं पाता, क्योंकि आपको पता है इंसुलिन हार्मोन से ही क्या करता है, जो शर्करा हमारे रक्त में होता है उसको क्या करते हैं, मेंटेन करने का कार्य करते हैं। ठीक है ना, तो इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है, लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं में, आइसलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस पैनक्रियाज में ये पाया जाता है। ठीक है ना, तो डायबिटीज और ये दोनों समझ में आ गया। ठीक है ना, इसमें भी शर्करा का जो क्या होता है, पाचन होता है, थोड़ा उसमें प्रॉब्लम होता है, और इसमें प्रोटीन के पाचन में क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। एक देखिए दांत कोशिका अरक्तता, इसको हम बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा आरबीसी होता है उसका कुछ क्या होता है, एक प्रॉपर शेप और साइज होता है। ठीक है ना, क्या होता है, एक प्रॉपर शेप और साइज होता है। याद रखेंगे जो सिकल सेल एनीमिया होता है, सिकल सेल एनीमिया में क्या होते हैं, जो आरबीसी होता है, आरबीसी क्या है, एक लाल रुधिर कणिकाएं हैं, मतलब एक कोशिकाएं हैं, तो इनमें जो आरबीसी होता है उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या होती है, घटने लगती है, जिस कारण से इस आरबीसी की जो सामान्य क्या होती हैं, एक आकृति या आकार होती है, वो कैसा हो जाता है, वो हंसिए के जैसा हो जाता है। हंसिया देखें, सिकल हंसिए के जैसा हो जाता है, ये कठोर हो जाते हैं, जिससे नसों में अवरुद्ध या क्या होता है, बाधा उत्पन्न करते हैं। ऐसे व्यक्ति की भी अगर समय से इलाज ना किया जाए तो उसकी भी मृत्यु हो जाती है। कहेंगे सर
जो सिकल सेल एनीमिया, इसका इलाज क्या है? इसका इलाज एक ही है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, अस्थि मज्जा का ट्रांसप्लांटेशन जब करवाएंगे तभी ये सही होता है, नहीं तो ऐसा जो क्या कर सकें, इन आरबीसी की संख्याओं को और उनका जो शेप और साइज है उसको मेंटेन करने वाली दवाओं को भी लिया जा सकता है। देखिए, हम पढ़ेंगे आगे हीमोफीलिया। इससे भी आप बहुत ही अच्छे से भली भांति वाकिफ है। हीमोफीलिया एक ऐसा बीमारी है जो क्या होता है, माता पिता से बच्चों में स्थानांतरित होता है। और दूसरी बात, इन बीमारी में या हीमोफीलिया में क्या होता है, हीमोफीलिया जब किसी को हो जाता है तो कटने पर या चोट लगने पर रक्त बंद नहीं होता। ठीक है, रक्त का स्राव क्या होता है, बढ़ने लगता है। मतलब जो क्लॉटिंग की प्रक्रिया, प्रतिस्कंदन की प्रक्रिया होती है, वो क्या होता है, कम होने लगता है। ठीक है, जिसके कारण चोट लगने पर ठीक नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को क्या दिया जाता है, जो मतलब प्रतिस्कंदक दवाइयाँ होती हैं जो क्लॉटिंग में मदद करती हैं, उनको क्या किया जाता है, दिया जाता है। आगे देखेंगे, ये तो हो गया। अब देखिए, ये सब कैसे रोग हैं, ये सब अनुवांशिक रोग हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने वाले होते हैं। अब देखिए, हम पढ़ेंगे, पहला आपको बताया था कि जन्मजात, दूसरा उपार्जित, जिसको हम एक्वायर्ड कहते हैं। अब एक्वायर्ड देखेंगे। एक्वायर्ड दो तरह का होता है, एक को हम बोलते हैं संक्रामक या संचारणीय रोग, और दूसरे को बोलते हैं असंक्रामक या असंचारणीय रोग। इसको कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल या इन्फेक्टिशियस डिजीज कहते हैं पहले वाले को। और इसको नॉन कम्युनिकेबल एंड नॉन इन्फेक्टिशियस डिजीज कहते हैं। आइए देखते हैं ये क्या होते हैं। इन्हीं को हमको क्या करना है, डिटेल में सबको पढ़ना है, तो हम थोड़ा थोड़ा सा यहाँ एक बेसिक के बारे में हम एक आउटलाइन क्लियर करना चाहेंगे। ये रोग वायरस, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया से, कवक फंजाई से, प्रोटोजोअन से और कृमि रूप जैसे प्लेटी हेलमिंथीज, एस्के हेलमिंथीज, इनसे क्या होते हैं, फैलते हैं। ठीक है, यह रोग उत्पन्न करने वाले जीव को हम रोगजनक या फिर पैथोजन कहते हैं। ठीक है, इनके बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है। जैसे आप कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज, जैसे कोरोना वायरस हो गया, और क्या होता है, टीबी भी आपने देखा होगा, टीबी भी एक कम्युनिकेबल डिजीज है। किसी के छींकने से, खांसने से होता, कोरोना वायरस को भी देखा, एचआईवी को भी देखा, कम्युनिकेबल डिजीज है। वो कम्युनिकेबल डिजीज बहुत प्रकार के, कैसा कम्युनिकेट किया जा रहा है, ठीक है ना, तो उसमें हम आपको बताएंगे एक एक करके। देखिए, असंक्रामक या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज या असंचारणीय डिजीज क्या है, ये एलर्जी, जैसे बहुत लोगों को जैसे कुछ परागकण होते हैं, अगर वो लग जाए तो खुजली होने लगती है, तो वहाँ भी क्या होता है, मतलब रसायन पदार्थों से या कुछ रेशम से या किसी भी प्रकार के पौधे के किसी परागकण के द्वारा उनका जो त्वचा होता है वो संवेदनशील होता है, मतलब उसको सह नहीं पाता, तो वहाँ पर क्या होता है, खुजली वगैरह होने लगती है, उसी को एलर्जी कहा जाता है। ठीक है, ये एलर्जी किसी को छूने से नहीं होता, ठीक है ना। अपहासित रोग शरीर के अंग जैसे लंग्स, हार्ट, इनका या तंत्रिका तंत्र के ठीक से काम न कर पाने के कारण ये रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है ना, और इनमें इसी के क्रम में देखेंगे कैंसर है, मानसिक अव्यवस्थाएं हैं, ठीक ना, जिसको पागलपन भी आप कह सकते हैं, ये भी क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कोई पागल है तो अपना पागलपन आपको नहीं दे देगा, ठीक है ना, ये भी क्या है, एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। धूम्रपान से जो रोग होता है, ठीक है ना, और औद्योगिक रोग, जैसे कहीं पर कारखाने लगे हैं, उनके धुएं से जो रोग हो रहा है वो भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। प्रदूषण से संबंधित जो डिजीज होते हैं ये भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। कुपोषण जो है ये भी ये क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज या असंक्रामक रोग है। याद रखेंगे, रोगों का जो रोगाणुजन सिद्धांत है, रोगों का रोगाणु सिद्धांत, जर्म थियरी ऑफ डिजीज, महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है क्वेश्चन, ये लुईस पास्चर ने दिया था। देखिए, जैसे रिजर्वायर किसे कहते हैं, रिजर्वायर का मतलब जहां पर किसी चीज को इकट्ठा किया जाता है, ठीक है ना, जहां पर कोई चीज रहता है। वैसे संक्रमण का रिजर्वायर सामान्य पोषक तत्व जो होते हैं, जो किसी भी जीवाणु, जैसे जीवाणु, प्रोटोजोआ, वायरस, कवक, इनके लिए जो सामान्य पोषक तत्व जहां से इनको प्राप्त होता है, जैसे कहाँ से मिलेगा, मृदा से, जल से, वायु से, जंतु से और मानव से भी।
तो जीवाणुओं का रिजर्वायर या रोगाणुओं का रिजर्वायर क्या होता है? मृदा भी होगा, जल भी होगा, वायु भी होगा, जंतु भी होंगे और मानव भी हो सकते हैं। तो ये आपका था पूरा डिजीज के बारे में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक एक डिजीज को देखेंगे, वो डिजीज क्यों होता है, उसका कारण क्या है, उसके लक्षण क्या होते हैं, उसका बचाव क्या होता है, इन सब के बारे में हम अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।